वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप और अच्छे से या इंटरेस्ट के साथ देखना चाहते हैं तो इस हॉरर स्टोरी की शुरुआत के 3 एपिसोड देखना ना भूलें। रात का अंधेरा अब और गहरा चुका था। मंदिर के पीछे की गुफा के भीतर सिर्फ 2 टिमटिमाती टॉर्चें थीं, एक रिया के हाथ में, दूसरी विवेक के। दीवार पर लिखा वह लाल अक्षरों वाला संदेश जैसे ताजा खून से बना था, लौट आओ गौरी। रिया का गला सूख गया। किसने लिखा होगा ये? कोई इंसान या? उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि पीछे से हवा का झोंका आया, टॉर्च की लौ कांपी और गुफा के अंदर एक अजीब सी सीलन भरी आवाज गूंज उठी। रिकॉर्डिंग चालू है, कुछ तो है यहाँ। रिया आगे बढ़ी, दीवार के पास उंगलियों से छुआ तो लाल रंग अभी गीला था। विवेक, ये अभी अभी लिखा गया है। या शायद किसी ने हमें देखने के बाद लिखा। गुफा के भीतर अचानक टपक टपक की आवाज आने लगी, जैसे ऊपर से पानी टपक रहा हो। पर टॉर्च की रोशनी ऊपर घुमाई तो पानी नहीं, लाल बूंदें थीं। हर बूंद दीवार पर गिरते ही एक नया शब्द बना रही थी, सच मत खोदो। रिया ने एक झटके में पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब एक धीमी फुसफुसाहट तैर रही थी। क्यों आई थी लौटने? रिया ने टॉर्च नीचे झुकाई और वहीं जमीन पर उसे दिखा एक पुराना लाल दुपट्टा, फटा हुआ, सड़ा हुआ, और उस पर नाम लिखा था गौरी। रिया, इसे मत छूना। पर देर हो चुकी थी। रिया की उंगलियां दुपट्टे को छू चुकी थीं। एक झटके में टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरा। जब विवेक को होश आया तो वह गुफा के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर उस पर पड़ रही थीं। उसके हाथ में कैमरा था, स्क्रीन टूटी हुई। रिया, उसने घबराकर पुकारा। रिया कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। वह भागते हुए गांव की ओर गया। भैरवपुर अब और भी सूना लग रहा था। लोग अपने घरों में बंद, दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाए हुए। हर खिड़की के पीछे से बस एक ही डरपोक आवाज आती, किसी ने लाल दुपट्टे को छू लिया क्या? विवेक भागकर माधव काका के घर पहुंचा। काका ने दरवाजा नहीं खोला, बस अंदर से बोला, जिसने दुपट्टा छू लिया अब वो जिंदा नहीं रहेगा, ये गांव उसे निगल जाएगा। विवेक चिल्लाया। रिया को किसी ने उठा लिया है, वो गायब है। गायब नहीं, गौरी बन चुकी है। विवेक के कदम जम गए। काका ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थीं। हर 100 साल में एक आत्मा नया शरीर ढूंढती है। इस बार लाल दुपट्टा रिया को चुन चुका है। विवेक ने टूटा कैमरा खोला। SD कार्ड अब भी सही था। उसने लैपटॉप में लगाया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहला क्लिप, रिया दीवार को छू रही है। दूसरा, गुफा में आवाजें गूंज रही हैं। तीसरे क्लिप में कुछ था जो असंभव लग रहा था। रिया पीछे मुड़ी, पर चेहरा उसका नहीं था। वह गौरी थी, वही चेहरा जो पुराने मंदिर की मूर्ति पर उकेरा गया था। और कैमरे के आखिरी सेकंड में रिया के होंठ हिले। अब मैं लौट आई हूँ। विवेक ने उस रात कोई नींद नहीं ली। हर बार आंख बंद करते ही रिया का चेहरा बदलकर गौरी बन जाता। हर सन्नाटा एक आवाज बन जाता, लौट आओ। वह गांव के पुराने रिकॉर्ड्स तक पहुंचा। सरपंच ने मना किया, वो फाइलें शापित हैं। पर विवेक ने कहा, मुझे सच्चाई चाहिए। उसने एक धूल भरी डायरी खोली। गौरी, वर्ष 1899 लिखा था। उसमें लिखा था, गौरी भैरवपुर की सबसे सुंदर लड़की, जिसे गांव के ठाकुर ने जबरन मंदिर में बांधकर जला दिया। कहा गया वह चुड़ैल थी, पर असल में उसने ठाकुर के पाप उजागर करने की कोशिश की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाल धब्बा था, जैसे किसी ने वहां आंसू या खून की बूंद रखी हो, और उसके नीचे लिखा था, जब भी कोई सच बोलेगा मैं लौट आऊंगी। विवेक के हाथ कांपने लगे। रिया सच बोलने आई थी। शाम को विवेक की मुलाकात एक पुराने पागल आदमी से हुई, जो मंदिर के पास बैठा पत्थरों से बातें कर रहा था। तुम जानते हो गौरी कौन थी? गौरी, वो अब हवा में है। कभी कभी दुपट्टे में बंध जाती है, कभी किसी और में। इस बार वो दुपट्टे से बाहर आ चुकी है। क्या मतलब? वो अब तेरे अंदर है। विवेक पीछे हट गया। पागल। लेकिन तभी हवा तेज चली। मंदिर की घंटी अपने आप बजी और पागल की गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ गई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से मरोड़ दी हो।
विवेक वहीं जम गया। पागल आदमी की टूटी गर्दन अब भी वहीं झूल रही थी। विवेक पीछे हट गया। सांसें कांप रही थीं। हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, जैसे किसी ने पूरे गांव पर अदृश्य धुआं डाल दिया हो। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं और हर घंटी के साथ एक और आवाज गूंज रही थी, विवेक। वह अचानक मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन पीछे दीवार पर अब कोई नया शब्द लिखा हुआ था। तू सच देखना चाहता था, अब खुद को देख। पास ही पड़ा एक टूटा हुआ आईना उसकी नजर में आया। वह कांपते हाथों से उठाता है और जब देखा, आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां रिया थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह लाल। आईने से धुआं उठा और रिया की आवाज गूंजने लगी, तू मुझे बचाने आया था, लेकिन अब तू मेरे साथ है। आईना उसके हाथ से गिरकर फर्श पर टूट गया। हर टुकड़ा अब अलग अलग दृश्य दिखा रहा था। कहीं गौरी को जलाते लोग, कहीं रिया की चीख, कहीं खुद विवेक जो पागलपन की हद पर था। वह चीखा, नहीं, ये भ्रम है, ये सच नहीं है। पर कमरे में अब दीवारों पर वही लाल अक्षर फैल रहे थे, भ्रम ही अब तेरा सच है। गांव अब सामान्य नहीं था। लोग एक एक करके लापता हो रहे थे। कुछ कहते लाल दुपट्टा रात को हवाओं में उड़ता दिखा। कुछ कहते मंदिर की घंटियां खुद बजती हैं और सुबह कोई मरा हुआ मिलता है। विवेक अब एक छाया बन चुका था। दिन में गांव वालों से बात करता, रात में रिकॉर्डिंग देखता। रिया की आवाज हर जगह उसे सुनाई देती, विवेक मुझे बाहर निकालो। वह अपने कमरे में बैठकर कैमरे के फ्रेम्स एक एक कर देखता। एक फ्रेम में उसे कुछ अजीब दिखा। गुफा की दीवार पर एक नक्शा। गौर से देखने पर लगा कि वो गांव का नक्शा है, पर उस नक्शे में एक जगह चिन्हित थी, शून्य कुआं। विवेक रात में अकेला निकल पड़ा। गांव के बाहरी हिस्से में पुराने बरगद के नीचे वही कुआं था, मिट्टी में ढका हुआ, जंग लगे घेरे में बंद। वह झुका, झांका। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। उसने टॉर्च नीचे फेंकी। रोशनी में दिखा, नीचे किसी ने दर्जनों लाल दुपट्टे फेंक रखे थे। हर दुपट्टे पर एक नाम लिखा था, सुजाता, रीमा, त्रिशा, रिया। विवेक के होंठ कांपे। उसने मोबाइल कैमरा नीचे किया, पर तभी किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह झटके से मुड़ा। रिया थी। चेहरा वैसा ही, लेकिन आंखें अब पूरी तरह बुझी हुई। तू यहाँ क्यों आया? उसने धीरे से पूछा। रिया, तू जिंदा है, विवेक चिल्लाया। रिया मुस्कुराई। क्या जिंदा? तू अभी तक समझा नहीं? वह आगे बढ़ी। उसकी परछाई कुएं के पानी में दिखाई दी और वहां रिया नहीं, गौरी थी। रिया का चेहरा विकृत होने लगा। आवाज भारी हो गई। हर बार कोई सच्चाई खोजने आता है और हर बार मैं एक नया चेहरा लेती हूँ। विवेक पीछे हटने लगा, पर उसके पीछे अब वही लाल दुपट्टे जमीन पर रेंगने लगे थे। हर दुपट्टा जैसे सांप की तरह फिसलता हुआ उसकी ओर आ रहा था। विवेक भागकर पास के मंदिर में पहुंचा। वहां वही माधव काका बैठे थे। दीपक जल रहा था। विवेक हांफता हुआ बोला, काका, गौरी कौन थी असल में? ये सब कब शुरू हुआ? वो जिसे चुड़ैल कहा गया, वो पवित्र थी। उसने ठाकुर का पाप उजागर किया। उसने गांव की औरतों को बचाया, पर गांव वालों ने ही उसे जला दिया। और श्राप? विवेक ने पूछा। मरने से पहले गौरी ने कहा था, जिस दिन कोई सच की तलाश करेगा, वो खुद मेरा रास्ता बन जाएगा। रिया वही थी। उसने सच तलाशा और श्राप ने उसे अपना बना लिया। विवेक चुप। अगर ये श्राप है, तो इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? जब वो जान जाए कि कोई उस पर भरोसा करता है। श्राप तब टूटता है जब आत्मा को माफी मिलती है। विवेक ने आंखें बंद की। रिया की मुस्कान याद आई, उसकी बहादुरी, उसका डर। वह उठा, मैं उसे ढूंढूंगा, किसी भी हालत में। काका ने उसका हाथ थामा। संभल कर जाना बेटा, अब तू श्राप का हिस्सा बन चुका है। विवेक अब मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर था। हर पेड़ की जड़ से धुआं उठ रहा था। आसमान में बिजली चमकी और कुछ देर के लिए उसने देखा कि पूरा गांव लाल धुंध में डूबा हुआ है। हर घर की छत पर, हर दीवार पर वही शब्द चमक रहे थे, लौट आओ गौरी। वह भागता हुआ गुफा की ओर गया। वहां वही दीवार थी जहां सब शुरू हुआ था। दीवार पर अब लिखा था, अगर सच देखना है तो खुद को मिटाना होगा। विवेक ने अपनी जेब से रिया का पेंडेंट निकाला, जो उसने पहले गुफा में गिरा दिया था।
रिया, अगर तू मुझे सुन सकती है तो जान ले, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। तू चुड़ैल नहीं थी, तू इंसान थी, और मैं अब तेरे साथ हूँ। अचानक गुफा की दीवार से लाल रोशनी निकली। धुएं में रिया की आकृति बनी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। कभी कभी सच के लिए मरना नहीं पड़ता, बस किसी का भरोसा चाहिए होता है। वह आगे बढ़ी और हवा में बिखर गई। साथ ही सारे लाल दुपट्टे जो कुएं में थे खुद ब खुद आग पकड़कर राख बन गए। सुबह हुई। भैरवपुर में पहली बार मंदिर की घंटियां मनुष्य द्वारा बजीं। लोगों ने देखा, आसमान साफ था, हवा हल्की थी, और वो लाल दुपट्टा जो हर रात उड़ता था अब कहीं नहीं था। विवेक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, चुपचाप। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें सुकून था। काका ने पास आकर पूछा, खत्म हो गया? विवेक मुस्कुराया, हाँ, शायद वो अब चैन में है। लेकिन तभी मंदिर की घंटी अपने आप हिली और हवा में एक धीमी आवाज आई, हर श्राप खत्म नहीं होता, कुछ बस सो जाते हैं। कुछ दिन बाद विवेक शहर लौट आया। दिल्ली की चमकती लाइटें, भीड़ भाड़ और तेज आवाजें उसे असली दुनिया में वापस लाती प्रतीत हुई। पर दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में श्राप खत्म हो गया है? काम पर लौटते ही चैनल के मालिक ने उसे चेताया, विवेक, पिछले रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब हुआ था, वहां से गायब फाइलें मिली हैं। विवेक ने गहरी सांस ली। शायद ये श्राप की आखिरी परीक्षा थी। पर उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक वही लाल अक्षर उभर आए, तू सच देख चुका है, अब अगली बार तुम ही चुनोगे। विवेक की गर्दन पर ठंडी हवा चली। कहीं से हल्की हंसी गूंजी। रिया की? नहीं, गौरी की। अगले दिन विवेक ने शहर में कुछ रिकॉर्डिंग चेक की। कुछ लोगों के वीडियो दिखाई दिए। हर वीडियो में कोई ना कौन लाल दुपट्टा पहनकर खड़ा था और कैमरे में वही चेतावनी लिखी, भरोसा ही मुक्ति है, या फिर श्राप। विवेक समझ गया, शहर अब भैरवपुर जैसा हो चुका था। श्राप भले ही गांव में ठहर गया हो, पर अब यह दिमाग में उतरकर हर इंसान के भीतर फूट डाल रहा था। विवेक ने रात को अपने कमरे में कैमरा रखा। उसे यकीन था कि अगर कोई भी मौजूद है वह दिखेगा। रात 12 बजे स्क्रीन पर हल्की रोशनी उभरी। पहली फ्रेम में रिया खड़ी थी, पर अब चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे जानती हो कि उसने आत्मा को एक बार फिर रास्ता दिखाया। लेकिन असली श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। रिया ने धीरे से कहा, विवेक, अब तुम भी मेरे विश्वास के हिस्से हो। विवेक की सांसें रुक गईं। आत्मा अब उसकी आंखों में झांक रही थी, लेकिन उसका डर अब शांति में बदल गया। विवेक ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ, जो भी हो। अगले दिन विवेक चैनल के पुराने सर्वर में गया। उसने पाया कि कुछ फाइलें गायब थीं, लेकिन एक पुराना डायरी फाइल अभी भी मौजूद था। जब उसे खोला तो पन्नों पर लिखा था, श्राप कभी मरता नहीं, ये सिर्फ रूप बदलता है। जो भी इसे पहचान सके वही इसे रोक सके, और जो विश्वास दे वही इसे शांत कर सके। विवेक समझ गया कि रिया ने सिर्फ आत्मा को चैन दिया था, लेकिन शहर और लोग अब उस श्राप के नए रूप के साथ रहेंगे। वह बाहर निकला। सड़क पर हल्की धूप थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर किसी की आंखों में डर और बेचैनी छिपी थी। विवेक ने खुद से कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस अब यह और गहरा होगा। विवेक अपने कमरे में बैठा कैमरा बंद कर रहा था। जैसे ही उसने पावर ऑफ किया, हवा की हल्की सरसराहट हुई और फुसफुसाहट में वही शब्द गूंजे, तुमने देखा, अब तुम भी मेरा हिस्सा हो। कैमरा अपनी जगह पर झूलने लगा और कमरे की छाया धीरे धीरे लाल धुंध में बदल गई। सुरुचिपूर्ण शहर के ऊपर अब एक नया डर मंडराने लगा। श्राप अब केवल भैरवपुर का नहीं, पूरे शहर का हो चुका था। जब विश्वास आत्मा तक पहुंचता है, डर अमर हो जाता है। अगर आप मेरी हॉरर वेब सीरीज का और भी मजा लेना चाहते हैं तो अभी जाएं पॉकेट FM के ऐप पर और सर्च कीजिए लाल दुपट्टा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।